Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study a new topic that is molecular basis of inheritance. ये ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू हो, दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता क्या है? पहले तो हमें समझना है इनहेरिटेंस क्या होता है। यू कैन सिंपली से इट इज़ द प्रोसेस by which the characters and traits are transferred from parents to offspring। हिंदी में सिंपली बोलें, मैं क्या कह रहा हूँ कि कैरेक्टर और ट्रेट्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और इसी की स्टडी हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं, जो पिछले चैप्टर में आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ा होगा आपने। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अब इसी इनहेरिटेंस को हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ना होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनहेरिटेंस के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनहेरिटेंस में अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, आपका डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या हो, कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स कितने तरीके के होते हैं। बेटा न्यूक्लिक एसिड्स, कोई भी सेल हो आपकी, सपोज दिस इज़ अ यूकैरियोटिक सेल, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। अगर ये एक यूकैरियोटिक सेल है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। और बेटा इसी क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्रोमोनेमा बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोनेमा। अब सवाल ये आता है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, आरएनए एंड डीएनए। आरएनए मीन्स बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड हमने देखा दो टाइप के हैं। अब बेटा आरएनए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O5। डीएनए का क्या होता है? C5H10O4। आप क्या देख पा रहे हैं, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बेटा सिर्फ हमारा एक ऑक्सीजन का डिफरेंस दिख रहा है। यानी कि हमने इसको राइबोन्यूक्लिक कहा और इसी राइबोन्यूक्लिक एसिड से ही बना है डीएनए। पहले कौन आया? आरएनए, देन डीएनए आया। ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा, लेकिन न्यूक्लिक एसिड में पहले कौन आया बेटा? आरएनए आया, फिर कौन आया? डीएनए आया। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देखेंगे कि ऐसा क्या होता है। अब बेटा राइबोन्यूक्लिक एसिड भी तीन चीज़ों का बना है और आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी तीन चीज़ों का बना हुआ है। फर्स्ट क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड में बेटा पहला क्या आता है? नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस। Second is your pentose sugar and third is your phosphate group, phosphate group या फिर इसी को हम कह दें फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। क्या इतनी बात क्लियर है? अब डीएनए का देखते हैं। अब डीएनए में भी सिंपली यही तीन चीज़ें हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस, देन आपका एक पेंटोज शुगर, देन आपका बेटा है फॉस्फेट ग्रुप्स और फॉस्फोरिक एसिड।
गेटिंग? क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? अब दोनों के स्ट्रक्चर को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा है जो दोनों को, जब सेम ही चीज़ से बने हैं तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। कहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है और आपका डीएनए स्टेबल होता है। देखते हैं बेटा, आगे देखेंगे कि डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। पहले देखते हैं आरएनए का। आरएनए मैंने बताया बेटा कि मैं क्या कह रहा हूँ, एक पेंटोज शुगर है, एक पेंटोज शुगर है जिससे ये बना हुआ है। 5 कार्बन की होगी क्योंकि इसका क्या था, C5H10O5 था, यही मुझे बनाना है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5वां कार्बन बाहर होता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ एक H लगाएंगे आप, यहाँ एक OH लगाएंगे। सेम प्रोसेस को बनाना है, H लगाएंगे OH लगाएंगे, H लगाएंगे OH लगाएंगे। सिंपली यहाँ पे क्या लगा देना है, CH2OH और नीचे एक OH। अब देखिए, पहला कार्बन, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये आपका कार्बन नंबर 5 बाहर होता है। तो ये आपका बेटा क्या था, एक पेंटोज शुगर। अब क्या काउंट कर लें, 5 कार्बन दिख गए हैं, H10 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 हमारे H पूरे हो रहे हैं। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, क्या 5 है, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन मेरे पूरे हो रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब देख लेते हैं कि बेटा डीएनए का क्या होता है। डीएनए में क्या होता है, फॉर्मूला C5H10NO4। ये भी एक पेंटोज शुगर से बना होगा, ये भी किससे बना होगा, पेंटोज शुगर। सेम प्रोसेस, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की एक शुगर है। आपको यहाँ क्या लगाना है, HOH HOH HOH, सिंपली CH2OH एंड OH। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब कहोगे सर ये तो बिल्कुल सेम है। सिर्फ करना क्या है बेटा, यहाँ पे जिस पोजीशन पे OH था वहाँ से आपको एक O हटा देना है। अब कार्बन तो हो गया, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन दिख गया आपको। अब H10 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। O देखते हैं बेटा, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ही O दिख रहे हैं और इसी वजह से हम इसको, ये राइबोज शुगर दोनों ही हैं, ये राइबोज शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसीलिए ये राइबोज शुगर से बना है, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और इसमें क्या है, क्या नहीं है, डी मतलब नो, और क्या नहीं है, ऑक्सी, इसलिए क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बेटा अल्कोहल ग्रुप एक हाईली रिएक्टिव ग्रुप होता है, इसलिए आरएनए कैसा होता है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर का है। आरएनए का स्ट्रक्चर इस OH ग्रुप के यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और आपका नेचर हमेशा स्टेबल चीज़ को प्रेफर करता है। यहाँ पे नेचर ने इस O को हटा दिया और सिर्फ यहाँ हाइड्रोजन बच गया, इसलिए डीएनए आपका स्टेबल स्ट्रक्चर को शो करता है। अब बेटा मैंने बताया डी मतलब नो, और क्या नहीं है, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन यहाँ पे गायब है इस पोजीशन पर, इसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसे बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर अब दोनों में आपको डिफरेंस अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तो न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब ये न्यूक्लिक एसिड किस किस तरीके से बने हैं, मेनली हमको डीएनए का पढ़ना है बेटा। अब डीएनए क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। डीएनए क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली मीन्स मैनी
और न्यूक्लियोटाइड अभी हम समझते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेटा और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अब मैं सिंपली अगर डीएनए को यहाँ लिख देता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं डीएनए यहाँ लिखता हूँ और जिसका मैंने देखा C5H10O4 है। अब मैंने अभी बताया कि बेटा डीएनए 3 चीज़ों से बना हुआ है। डीएनए कितने चीज़ों से बना हुआ है? 3 चीज़ों से। पहला आपका पेंटोज शुगर एक 5 कार्बन की डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और दूसरा क्या है आपका नाइट्रोजिनस बेसेस हैं। तीसरा बेटा आपका क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप या फिर इसी को हम क्या कह देते हैं फॉस्फोरिक एसिड सिंपली H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। और इसी फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से एक पॉइंट लिख लेंगे आप कि डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब पेंटोज शुगर तो आपने देख लिया 5 कार्बन की एक शुगर है जो इस तरीके की दिखती है बेटा। ये आपका एक पेंटोज शुगर, यहाँ पे आपको H लगाना है OH CH2OH और यहाँ से एक O हटा देना है। ठीक है, आते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। अब बेटा नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्यूरीन्स, क्या बोलते हैं प्यूरीन्स। दूसरे को बोलते हैं पिरिमिडीन्स। अब प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है बेटा? प्यूरीन्स जो होते हैं ये आपके डबल रिंग्ड होते हैं, डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और पिरिमिडीन्स आपके कितने होते हैं सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर। अब डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले प्यूरीन्स आपके बेटा ये आपके 9 मेंबर्ड होते हैं। कितने मेंबर के बने हैं 9 मेंबर्ड होते हैं। और आपके पिरिमिडीन्स जो हैं बेटा ये आपके 6 मेंबर्ड होते हैं। कितने मेंबर्ड होते हैं 6 मेंबर्ड हैं। आपका प्यूरीन जो है उसके 1st, 3rd, 7th एंड 9th पोजीशन पर 1st, 3rd, 7th एंड 9th पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। क्या प्रेजेंट होता है बेटा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और पिरिमिडीन्स में आपके सिर्फ 1st और 3rd पोजीशन पर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। इट इज प्रेजेंट ओनली 1st एंड 3rd पोजीशन। तो क्या प्यूरीन और पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर क्लियर हो पा रहा है? अभी हम इसको देखते हैं आगे कि आपका प्यूरीन और पिरिमिडीन कैसा होता है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपका फॉस्फेट क्या है? आपको सिंपली कुछ नहीं बनाना है, एक यहाँ पे P लगाना है, डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, ये आपका फॉस्फेट हो गया। H3PO4 बन गया। अब अभी हम देखते हैं कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेसेस हैं जो प्यूरीन्स के अंदर आते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेसेस हैं जो पिरिमिडीन्स के अंदर आते हैं। अगर इतनी बात बेटा आपको क्लियर हो रही है तो क्या आगे बढ़ें? अगर समझ गए हो कि डीएनए आपका 3 चीज़ों से मिलके बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेसेस, फॉस्फेट ग्रुप, और नाइट्रोजिनस बेसेस में आपके 2 टाइप के हैं प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। जो प्यूरीन्स आपके डबल रिंग्ड हैं 9 मेंबर स्ट्रक्चर हैं और पिरिमिडीन्स आपके सिंगल रिंग्ड हैं और 6 मेंबर स्ट्रक्चर हैं। तो क्या आगे बढ़ते हैं? मैं अब कह रहा हूं कि प्यूरीन में कौन कौन से आपके बेसेस आते हैं और कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेसेस हैं जो पिरिमिडीन्स में आते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स में आपने देखा थोड़ा सा। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? मैं पहले प्यूरीन को लेता हूं। प्यूरीन की एक रिंग मैं बनाऊंगा जो 6 मेंबर की है, एक रिंग मैंने बना दी जो 6 मेंबर की है।
इस पे मैं क्या करूँगा, और एक 5 मेंबर वाले रिंग लगा दूंगा। तो अब देखो बेटा, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 एंड 9। क्या ये 9 मेंबर के रिंग दिख गई प्यूरिन की, और डबल रिंग्ड भी हैं, 9 मेंबर के भी हैं। अब मैंने बताया था कि प्यूरिन के कौन कौन से पोजीशन पर नाइट्रोजन है, फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन। तो मैं एक नाइट्रोजन यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ पे लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं बेटा। तो प्यूरिन, अब सवाल आता है कि प्यूरिन में कौन कौन से बेसेस हैं जो आते हैं। अब बेटा 4 टाइप के या 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस टोटल होते हैं। अगर हम देखते हैं तो कितने, पहला बोलते हैं हम एडेनाइन। क्या होता है एडेनाइन, जिसे ए से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है ग्वानाइन, जिसे जी से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है साइटोसिन, जिसे सी से डिनोट करते हैं। फिर होता है आपका थाइमीन, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट होता है यूरेसिल, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। थाइमीन ही यूरेसिल से रिप्लेस्ड हो जाता है, यानी कि आरएनए के केस में थाइमीन एब्सेंट होता है और यूरेसिल प्रेजेंट होता है। अब इन्हीं में से देखना है कि कौन कौन से प्यूरिन्स में आते हैं और कौन कौन से पिरिमिडीन्स में आते हैं, मतलब कौन कौन सा बेटा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं और कौन कौन से डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं। देखते हैं। प्यूरिन्स के अंदर बेटा 2 आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन आ जाते हैं। तो हमने देखा कि बेटा इस नाइट्रोजनस बेसेस में से 2 एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स में आते हैं और दोनों ही डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर के हैं। दूसरा हम देख लेते हैं कि पिरिमिडीन्स क्या है। पिरिमिडीन्स, अब बताओ क्या 3 बच गए हैं, तो ये तीनों कहाँ आ जाएंगे, पिरिमिडीन्स में आ जाएंगे, यानी साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल, ये तीनों क्या हैं, पिरिमिडीन्स होते हैं। अब मैंने बताया था कितने मेंबर्ड हैं, 6 मेंबर्ड हैं। ये वाले कितने थे, 9 मेंबर्ड हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो 6 मेंबर की एक रिंग बना लेते हैं। ये आपकी 6 मेंबर की एक रिंग हो गई। नंबरिंग कर दो, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन। अब कहाँ कहाँ पे नाइट्रोजन लगेगा, एक फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और एक आपका थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। इस तरीके से आपका पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। नाइट्रोजनस बेसेस अभी मैंने बताया बेटा कौन कौन से होंगे, साइटोसिन, दूसरा क्या है आपका थाइमीन, और एक क्या बच गया, यूरेसिल। यहीं पे लिख लेना है, इन केस ऑफ आरएनए, इन केस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। क्या बच्चों इतनी बात क्लियर है कि प्यूरिन्स क्या होते हैं और पिरिमिडीन्स क्या होते हैं? अगर इतनी बात क्लियर हो रही है तो एक बार बता दें। अगर इतनी बात आपको क्लियर है बेटा तो क्या आगे बढ़े, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है कि बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, क्योंकि आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब तभी समझेंगे जब आपको पता होगा कि न्यूक्लियोटाइड है क्या और डीएनए होता क्या है। इट इज़ दी
चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, देखते हैं। अब बेटा देखिए, सपोज डीएनए है मेरा। अब डीएनए हमने बताया कि एक मेरा बेटा ये क्या है, मेरा ये पेंटोज शुगर हो गया, दिस इज पेंटोज शुगर। और इसी के फर्स्ट पोजीशन पर साइड में, इस पोजीशन पर कोई भी कह लो, इस पोजीशन पे हमेशा क्या लगा होता है, एक नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है। एक क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनस बेस। ये क्या है मेरा बेटा, पेंटोज शुगर। और साइड में हमेशा एक क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनस बेस। मान लेते हैं कि ये नाइट्रोजिनस बेस क्या है, एक कोई डबल रिंग का स्ट्रक्चर है, एडेनिन है। अभी हमने देखा ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, 9 मेंबर के होंगे, बना लेते हैं। 9 मेंबर एक बन गया और इसको इस पोजीशन पे हमने जोड़ दिया। और इसके साइड में यहाँ पे क्या लगा होता है बेटा, हमेशा, अभी देखो इसको अगर बनाओगे तो HOH HOH और यहाँ पे क्या बना दूंगा मैं बेटा, CH2, ऐसे भी लिख सकते हो, CH2OH। अब इसी CH2OH से आपका क्या बनता है, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप जड़ा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब फॉस्फेट ग्रुप में मैंने बताया था क्या होता है, देख लेते हैं। एक यहाँ पे P होता है और यहाँ मैंने बताया था OH होता है, डबल बॉन्ड OH और आपका OH। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट था बेटा, CH2HO, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब क्या होता है देखो, जब डिहाइड्रेशन होता है, जब डिहाइड्रेशन होता है मतलब यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है, H2O। जब यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है और H2O बाहर निकल जाता है, तब बेटा यहाँ पे क्या बनता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। यानी कि फॉस्फेट ग्रुप अपने पेंटोज शुगर से किसकी मदद से बना है, जुड़ा है, किस बॉन्ड से, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड की मदद से यहाँ पे जुड़ा होता है। मान लेते हैं ये कौन सा है, एक एडेनाइन है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्या समझ पा रहे हो। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अब हमने देखा ये एक नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर, इन तीनों को मैं एक साथ क्या कहता हूँ, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यानी पेंटोज शुगर प्लस एक नाइट्रोजिनस बेस प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियोटाइड बोल देता हूँ। लेकिन अगर मैं ये फॉस्फेट ग्रुप हटा दूँ, सिर्फ पेंटोज शुगर और प्लस नाइट्रोजिनस बेस को लेता हूँ, तब इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसेस। अब न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप अगर मैं करता हूँ बेटा, न्यूक्लियोटाइड में से क्या हटा दूँ, फॉस्फेट ग्रुप या आपका फॉस्फोरिक एसिड, तब ये क्या बन जाता है बेटा, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अगर आपसे कोई कहे कि डीएनए का मोनोमर क्या है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, क्योंकि डीएनए तो तीनों चीज़ों से मिलकर बना है ना बेटा, नाइट्रोजिनस बेसिस भी है, पेंटोज शुगर भी है और आपका फॉस्फेट ग्रुप भी है। न्यूक्लियोसाइड नहीं कहेंगे, न्यूक्लियो क्या बोलेंगे, टाइड बोलेंगे, जिसमें पेंटोज शुगर भी आ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाता है और नाइट्रोजिनस बेसिस भी आ जाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। एक चीज़ और यहीं पे देख लेते हैं। अब बेटा अगर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है तो क्या बनेगा, ये एडेनिन था तो क्या बोल देंगे इसको, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। कोई भी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट,
मोनोफॉस्फेट हो गया। अगर 2 हम फॉस्फोरस लगा देते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 फॉस्फेट ग्रुप लगा दें तब क्या बन जाएगा? एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। अगर 3 लगा देते हैं, एक और अगर मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, एक और अगर मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, तब ये क्या हो जाएगा? तब ये बेटा क्या बन जाएगा आपका? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या सिंपली कह सकते हो कोई भी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एक जुड़ा तो मोनोफॉस्फेट, 2 जुड़ा तो डाइफॉस्फेट और 3 जुड़ा तो ट्राइफॉस्फेट। अब वो कोई भी हो सकता है, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, जितने भी उसके साथ आप फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे उसी के आगे मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट या फिर ट्राइफॉस्फेट लगा देना होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम ये समझ सकते हैं कि बेटा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है। तीनों हैं तो न्यूक्लियोटाइड कह दिया, फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया है तो न्यूक्लियोसाइड कह दिया। रेस्ट ऑफ दी चीज़ें जो बची हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बेटा, वो हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे। अगर इतना आपको समझ में आ गया है, इफ़ यू हैव ऑल cleared these type of points, then please subscribe the channel and like this video and share within your friends so that they can get more of the benefits. So beta, thank you and have a nice day to all of you.